हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग 15 अगस्त का एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे और इसमें द हिंदू का पहला एडिटोरियल देख रहे हैं जो आया था इन्फ्लेशन को लेकर। तो इसमें कहा गया कि अभी जुलाई महीने में इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लास्ट 5 ईयर्स की तुलना में स्लोएस्ट पेस पे है, मतलब बहुत कम तेजी से ये बढ़ रहा है और वो 3.54% के आसपास है, जो कि जून महीने से भी कम है जो कि 5.1% था। और फूड इन्फ्लेशन जो कि अभी रिसेंटली 3 साल से एकदम हाई में था, तो वो भी कम हुआ है। और ये कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक का जो इन्फ्लेशन टारगेट 4% का है उसके अलाइन आ गया है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन जो है ना, लास्ट मंथ के जो डिक्लाइन हुआ है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जून महीना में 29% मतलब स्पाइक हुआ था वेजिटेबल इन्फ्लेशन में, जो कि जुलाई में 6% स्पाइक हुआ है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन कुछ गुड्स फूड आइटम्स में जैसे कि पल्स सीरियल्स, उसमें जो है ना, मतलब कांस्टेंट ही रहा, उसमें इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोर इन्फ्लेशन को देखा जाए, जो जिसमें हम लोग फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके मेजरमेंट करते हैं, तो वो पहली बार जो है ना, जून जनवरी 2023 के बाद से पहली बार मतलब सर्विसेज के द्वारा लेड किया गया है, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो मतलब सर्विस कॉस्ट है उसके कारण से कोर इन्फ्लेशन में बदलाव आया है। और उसमें बेसिकली टेलीकॉम जो टेरिफ रेट में जो हाइक हुआ है उसके कारण हुआ है। तो यही सब इसमें चीजें थी। नेक्स्ट आर्टिकल अगर बात करें तो आया था फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस, अ न्यू इरा इन हेल्थ केयर। ये भी द हिंदू का ही था। तो बोला गया कि हाँ, हम लोग अभी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा रिफॉर्म किए हैं। इंडिया जब पहले क्या करता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता था एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए, लेकिन आज इंडिया में लोग आ रहे हैं, इंडिया ग्लोबल हेल्थ केयर हब बन रहा है। 1980 में ही अगर हम लोग देखें तो इंडियंस का यही मतलब अप्रोच हुआ करता था कि हम लोग एडवांस ही करने के लिए वेस्ट कंट्री ही जाए। लेकिन इंडिया अभी 147 कंट्रीज से वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज के कारण लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके पीछे कई मतलब जिम्मेवार कारक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स का एफर्ट्स भी देखिए, स्ट्रेटेजिक विजन हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स का, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का जो रेजिलियंस है वो है। अब इंडिया का जो अभी शिफ्ट हुआ है मेडिकल टूरिज्म से मेडिकल डेस्टिनेशन के रूप में, वो बहुत ही मतलब बड़े इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को शो कर रहा है, क्योंकि इंडिया बिलियन डॉलर सेव कर ले रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज के रूप में एनुअली। और उसके साथ साथ इंडियंस भी जो बाहर जा रहे थे उसका भी पैसा बाहर नहीं जाके इंडिया में ही रह जा रहा है। तो यही सारी चीजें इसमें बात थी, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ है। सिग्निफिकेंट जो मतलब डेवलपमेंट मेडिकल टूरिज्म में हुआ है उसके पीछे कई रीजंस रहे हैं, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल्स, उसके साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, तो इन सब चीज़ों के कारण हुआ है। लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडिया अभी मेडिकल डिवाइसेस को मतलब एक बड़ी मात्रा में मैक्सिमम डिवाइसेस इंपोर्ट ही करता है। $6.24 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। हाँ हाँ, हम लोग मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस में, लेकिन वो डिपेंडेंसी जो हमारा इंपोर्ट पे है वो अभी उतना कम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, शिफ्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग एफोर्डेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं, मेडिकल केयर की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और ये सेल्फ रिलायंस की और जर्नी जो है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये लगातार प्रोग्रेस की तरफ है, इनका यही कहना था। हेल्थ केयर सेक्टर केवल मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये नेशनल बिल्डिंग और ह्यूमन सेफ्टी सर्विस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था, इंडिया का यूथ अभी एक ग्रेट रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट द हिंदू में ही एक आर्टिकल आया था, सिलेक्टिव ट्रैप ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इसमें अभी रिसेंटली जो भी डॉक्यूमेंटेशन इशूज वगैरह थे और दिल्ली में जो बेसमेंट वाला क्राइसिस हुआ, उसी के बेस पे पूरे सिविल सर्विस रिफॉर्म वो रिलेटेड लिखा गया था और उसमें कई सजेशंस दिए गए थे। सबसे पहला सजेशन उन्होंने दिया कि आप जो है अपर एज लिमिट जो कैंडिडेट्स का है उसको कम कीजिए। कोठारी कमीशन का भी रिकमेंडेशन यही था। उन्होंने भी बात किया था कि एज लिमिट एज रिलैक्सेशन के साथ चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी नियर बाय एज लिमिट 34 35 तक हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम एज लिमिट आपका जो 21 है, मैक्सिमम आप 25 तक कर लीजिए। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन दे दीजिए 2 साल का स्पेशल कैटेगरीज के लिए।
दूसरी चीज इन्होंने बोला नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, उसके साथ साथ एडिशनल अटेम्प्ट केवल स्पेशल कैटेगरीज को अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका वाइड इम्प्लीकेशंस है। क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सर्विस इस मतलब एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं, सिविल सर्विस टाइप के एग्जाम में, तो इससे क्या होता है कि एडिशनल जो मैनी अटेम्प्ट्स आपको दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक मार्केट क्रिएट कर रहा है कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट्स जो ज्वाइन करते हैं इस सेंटर को एवरी ईयर ड्यू टू देयर फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन इन देयर लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, तो उस जगह पे क्या हो रहा है ना कि उनका सक्सेस रेट तो स्मॉल है ही, उसके साथ साथ इंडस्ट्री, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करता है। और इसके लिए एक एनालिसिस होना चाहिए कि कैंडिडेट्स बार कितना बार रिपीट करके अपना एफर्ट्स रिपीट कर रहे हैं, कितना बार कर सकते हैं जो उनके चांस को एग्जॉस्ट ना करे। इन सब चीज़ों में उन्होंने बात किया था बेसिक रिफॉर्म्स की। और जो भी मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं वो फिर मतलब अपने स्ट्रगल को अनरियलिस्टिक अटेनमेंट के रूप में शो करते हैं, वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। यही सब इसमें बातें लिखी गई थी, बेसिक चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ए बेकन ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी द हिंदू का था कि क्या इंडिया अभी जो मॉडर्न एस्पिरेशनल इंडिया के गोल्स को मतलब अचीव करने की ओर हैं, किस प्रकार से हैं। 78th ईयर्स इनका कंप्लीट हुआ एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, तो उसमें कई बातें लिखी गई है। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के रेस्पेक्ट में कहाँ ठहरता है, जहाँ श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वो अभी पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिजास्टर से गुजर रहे हैं, जो कहीं न कहीं इंडिया को डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सस्टेन करने के लिए एक प्रकार से आउटर चैलेंज के रूप में मतलब चैलेंजिंग ही हो रहा है, क्योंकि उनके नेबरिंग कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इस प्रकार से डिक्लाइनिंग हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन के माध्यम से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को शो कर रहे हैं, जो कि इनफ नहीं है, बल्कि सोसाइटी, इंडिया का जो सोसाइटी है वहाँ भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में होना चाहिए। इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में अभी 78 साल पूरा किया, उसमें कई ऐसी चीज़ें वेलफेयर डिलीवरी मैकेनिज्म्स रही थी मनरेगा टाइप का, जो बहुत बेहतर काम किया। उसके साथ साथ जो गवर्नेंस का डिसेंट्रलाइजेशन और डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, लाइक पंचायती राज सिस्टम, उसने इकोनॉमिक फ्रीडम दिया नेशन बिल्डिंग में। उसके साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस का भी जर्नी बहुत ही मतलब डेमोक्रेटिक रूप से रहा है। और सोल्जर्स में एक फीलिंग रहता है एज ए गार्जियन एंजल, बोथ बॉर्डर के रूप में भी और इंटरनली भी, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो हमारी इंडियन स्टेट में है उसको मतलब मेंटेन रख सके। और ये लेकिन फिर भी अभी जो जर्नी हुआ है ये इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि कई, अगर हम लोग मतलब कई सालों के एनालिसिस को देखें तो जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो अनअबेटेड रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रिलीजियस कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, पोलराइजेशन, करप्शन, ये सारी जो बेसिक मतलब इविल्स हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन गवर्नेंस में, उन सब चीज़ों के कारण हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज अभी भी इनकम्प्लीट है। इसके लिए मॉडर्न एस्पायरेशनल इंडिया का जो गोल है हमारा, वो कहीं ना कहीं बाधित होता दिख रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में पॉलिटिकली जो इलेक्टोरेट, जो मतलब इलेक्शन के बाद अपॉइंटेड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, उनको हाइपर फोकस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से न देकर अभी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर जाना चाहिए। तो बेसिकली वही बात था इसमें। नेक्स्ट बांग्लादेश का एक एनालिसिस था कि बांग्लादेश में व्हाइट कॉलर जॉब्स बहुत ही कम है, उसका शेयर कम हो रहा है, वही मेजर रीजन रहे थे अभी वायलेंट प्रोटेस्ट का। उसमें एक डाटा अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो अर्बन यूथ है उसका नीट में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। नीट का मतलब यहाँ हो गया नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो 2017 में जितना था 47% जो यूथ थे, मतलब वुमेन एजुकेटेड वुमेन जो थे वो नीट में थे, अभी 56% हो गया। मैन में भी जो 7% थे 14% हो गए। मतलब कुल मिला के बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो क्राइसिस है वो किसी पार्टिकुलर सेक्टर में डाइवर्जेंट रहा था, जिसके कारण ये जो प्रोटेस्ट है और ज़्यादा वायलेंट हो गया। तो इसमें और कई चीज़ें दी गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखा जाए तो एक इंडियन एक्सप्रेस का था, और उसमें बात अभी गवर्नमेंट का जो एक स्टेप लिया गया है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस को लेकर, उस पे है
कि सबसे पहली बात तो अभी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस एक बिल आया था, उसको पब्लिकली सरकार ने सबके लिए पब्लिक किया था कि किस प्रकार से व्यूज सबको अपना दें। तो इसने बेसिकली क्या अमेंड किया था, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया था रेगुलेशंस को ओटीटी कंटेंट और डिजिटल न्यूज से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर्स तक। उसके साथ साथ जो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है उसके डेफिनेशन में इन्होंने पब्लिशर ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर सबको शामिल कर दिया था। और इससे क्या हुआ ना कि जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर जो हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में जो भी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, सारे इस मतलब टेली कम्युनिकेशन एक्ट, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के एक्ट में, बिल के तहत आ जाएंगे, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात थी। तो ये पब्लिकली अभी रखा गया है, फिर आगे देखा जाए क्या होता है। नेक्स्ट वही एक आर्टिकल था, नेशन ऑफ एस्पिरेंट्स। तो इसमें अभी जो नीट का धांधली हुआ था, यूपीएससी वाला डॉक्यूमेंटेशन इशू हो गया था, इन सब चीज़ों पे बात किया था। इन्होंने एक अच्छा चीज़ लिखा था, इंडिपेंडेंस डे में हमें ये याद रखना चाहिए कि नंबर्स जो हम लोग जितने मतलब एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें मोर देन वो नंबर्स हैं जो फेल हो जा रहे हैं देन सक्सीड। तो हमें यह प्लेज करना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट, होप जो है ना, डिसअपॉइंटमेंट हो लेकिन कभी डिसअपेयर ना हो। और इसीलिए क्या है ना, सुसाइड नोट जो कोटा से आते रहते हैं, वो नेशनल एक्शन की डिमांड करते हैं, और कई मतलब नेशनल लेवल पे उस पे एक्टिवनेस, एक्टिविटी की डिमांड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए कई लेवल पे प्रयास करने की ज़रूरत है, गवर्नेंस से लेकर सोसाइटी और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन सबसे जुड़े हुए, चाहे टीचर हो, पेरेंट हो, पॉलिसी मेकर हो और सोसाइटी हो। तो ये सारी बातें थी इसमें। नेक्स्ट, आज का बस इतना ही था।